नमस्कार। स्वागत है द स्टोरी टेलर पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। यहां आपको मिलेंगी रहस्यमयी घटनाएं, दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज, ऐतिहासिक रहस्य और वो किस्से जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हर कहानी के पीछे छुपा है एक राज। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। और अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की रोमांचक कहानी। बारिश कार की खिड़कियों पर ऐसे थपथपा रही थी जैसे कंकाल की उंगलियां, हर बूंद कांच पर एक ठंडी दस्तक। अदिति वर्मा ने स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई और उसकी सांसें शीशे पर धुंध बना रही थी। जीपीएस 1 घंटे पहले ही बंद हो चुका था और पैसेंजर सीट पर पड़ी मरोड़ी हुई नक्शा इस घुप अंधेरे में बेकार थी। हाईवे से मुड़ने के बाद से उसने कोई इंसान नहीं देखा था, बस देवदार के पेड़ों के घने जंगल और कभी कभी हेडलाइट्स में चमकती जानवरों की आंखें। वो यहां उस चिट्ठी की वजह से आई थी। अदिति, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मैं गायब हो चुका हूं। यहां के लोगों पर भरोसा मत करना। अंधेरा होने के बाद पागल खाने में मत जाना। इसे जला देना। दादाजी, ये नोट 3 दिन पहले आया था। उसकी अपार्टमेंट के दरवाजे के नीचे सरकाया गया था, एक पीले पड़े लिफाफे में। मोम की मुहर पर एक अजीब सा निशान था, एक अर्धचंद्र के चारों ओर लिपटा हुआ सांप। उसके दादाजी डॉक्टर आलोक वर्मा 10 साल पहले लापता हो गए थे, जब वो एक दूर दराज गांव कालागढ़ में लोक कथाओं पर रिसर्च कर रहे थे। पुलिस ने इसे बुजुर्गी की वजह से हुआ कोई हादसा बताया था, मगर अदिति को यकीन था कि मामला कुछ और ही था। जैसे ही कार कच्चे रास्ते पर मुड़ी, टायरों के नीचे बजरी चरमराने लगी। वो अब शिवपुर नाम के एक उजड़े से कस्बे में थी। जगह किसी भूतिया कब्रिस्तान जैसी लग रही थी। टूटी फूटी दुकानें सड़ी हुई दांतों की तरह झुकी हुई थी और एक पुराना सा पेट्रोल पंप अपनी मरिमरी सी रोशनी में टिमटिमा रहा था। उसी रोशनी के नीचे एक आदमी खड़ा था, एक बूढ़ा, जर्जर कोट पहने, जिसका चेहरा पतला और आंखें सफेद धुंधली थी। वो टकटकी लगाए उसे घूर रहा था। अदिति ने खिड़की नीचे की। मुझे पागल खाने जाना है, उसने अपनी आवाज में हिम्मत भरने की कोशिश की। बूढ़ा हल्के से मुस्कुराया। उसके काले सड़े दांत झलक गए। उसकी आवाज सूखी पत्तियों की सरसराहट जैसी थी। अदिति का गला सूख गया। क्या हुआ था? बूढ़ा थोड़ा झुका। उसकी सांस से सड़ांध आ रही थी। अदिति कुछ कहती, इससे पहले ही वो अंधेरे में गुम हो गया, मगर उसकी हल्की हंसी अब भी हवा में गूंज रही थी। वो आगे बढ़ी, अपने दादाजी की डायरी में लिखे रास्ते को फॉलो करते हुए। सड़क और संकरी होती गई। दोनों तरफ से पुराने वृक्षों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं कार को छूने लगी। और फिर उसने उसे देखा, पागल खाना। वो एक राक्षस की तरह खड़ा था। उसकी अंधेरी परछाई तूफानी आसमान को चीर रही थी। लोहे के गेट मुड़े हुए थे, जैसे कोई चीज अंदर से निकल भागी हो। इमारत खुद ही भूतहा खंडहर लग रही थी। टूटे हुए शीशे, दरकती मीनारें और एक दरवाजा जो हवा में हल्का सा हिल रहा था। अदिति ने अंदर कदम रखा। टॉर्च की रोशनी अंधेरे को काटते हुए आगे बढ़ी। अंदर बदबू थी, और कुछ और भी, तीखी, धातु जैसी, पुराने खून जैसी। उसके दादाजी की डायरी में लिखा था कि पूर्वी हिस्से में एक छुपा हुआ अभिलेखागार, आर्काइव था, जहां उन्होंने अपने शोध रखे थे। वो गलियारों में बढ़ती गई। हर कदम पर लकड़ी के फर्श की कराहती आवाज गूंज रही थी। फिर उसे एक सीढ़ी दिखी जो अंधेरे में नीचे उतर रही थी। तहखाना। जैसे ही उसने नीचे कदम रखा, ठंड बढ़ गई। उसकी टॉर्च झपकने लगी
और फिर बंद हो गई। साला, उसने बुदबुदाया और अपना फोन निकाला, लेकिन फोन की हल्की रोशनी ने जो दिखाया उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। दीवारों पर लिखावट थी, हजारों शब्द एक दूसरे के ऊपर लिखे हुए। कुछ भाषाएं अनजान थी, कुछ टूटी फूटी हिंदी और अंग्रेजी में थी। वे जमीन के नीचे हैं, उनके चेहरे मत देखना। जब तुम सोते हो वो तुम्हें देखते हैं। और तभी उसने सुना एक फुसफुसाहट, धीमी और रेंगती हुई, दीवारों से आती हुई। ये एक नहीं थी, कई आवाजें थी, एक दूसरे पर चढ़ती हुई। उसका खून जम गया। ये आवाजें उसका नाम जानती थी। और तभी एक ठंडा हाथ उसके मुंह पर जम गया। हाथ ने अदिति को पीछे खींचा और वो एक झुकी हुई आकृति से टकरा गई, एक औरत जिसका चेहरा फटे हुए दुपट्टे से ढका हुआ था। चुप रहो, औरत ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। वे सुन लेंगे। अदिति के गले में अटकी चीख बाहर नहीं निकली। दीवारों से आती सरसराहट अब किसी पागल मंत्र जैसी बन गई थी। शब्द विकृत होकर डरावनी, अमानवीय आवाजों में बदल रहे थे। औरत ने उसे एक कोने में घसीट लिया, जहां सड़ांध भरी गंध को सूखी जड़ी बूटियों की तीखी महक ने दबा दिया था। एक टिमटिमाती हुई मोमबत्ती की रोशनी में अदिति ने देखा, यहां एक अस्थायी छिपने की जगह थी। दीवारों पर जगह जगह पुराने नक्शे चिपके हुए थे। कांच के जारों में गाढ़े संदिग्ध तरल भरे थे और एक बंदूक 1952 की पीली पड़ी अखबारों की गड्डी के पास टिकी थी। तुम कौन हो? अदिति ने फुसफुसाते हुए पूछा। औरत ने अपना दुपट्टा नीचे किया और उसके झुलसे हुए चेहरे पर गहरे जख्म नजर आए। मीरा कश्यप, तुम्हारे दादाजी। उन्होंने मुझे चेतावनी देने की कोशिश की थी, मगर उनके लिए बहुत देर हो चुकी थी। यहां रहने वालों के लिए भी। वो दीवारों की ओर देखते हुए बोली, ये हमेशा सुनते रहते हैं, खोखले साए। क्या? मीरा की आंखें मोमबत्ती की रोशनी से आगे अंधेरे में दौड़ गई। मरीज, डॉक्टर, कर्मचारी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पागल खाना खाली नहीं है। असल में ये कभी था ही नहीं। ये जगह लोगों को बदल देती है, तुम्हारी यादें खा जाती है, तुम्हारी आवाज छीन लेती है, जब तक कि तुम बस एक खाली खोल न बन जाओ। फिर तुम उन्हीं में से एक बन जाते हो। उसने अपनी जैकेट की जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। 1920 के दशक के कुछ लोग पागल खाने के सामने खड़े थे। एक चेहरे के चारों ओर लाल घेरा बना हुआ था। अदिति का दादाजी। आलोक वर्मा ने सच्चाई खोज निकाली थी। मीरा ने कहा, यह जगह इंसानों की कब्रगाह पर नहीं बनी थी, ये किसी और चीज की दफन भूमि थी, उससे भी पुरानी। इसे बनाने वालों को पता था। उन्होंने इसे रोकने के लिए अनुष्ठान किए, चिन्ह बनाए, मगर ये बाहर आ गया। अब ये डर पर पलता है और अब ये भूखा है। अचानक सरसराहट भरी आवाजों के बीच एक और डरावनी आवाज, उभरी गीली चीज को पत्थर पर घसीटने जैसी। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। वे आ रहे हैं, मेरे साथ चलो। अभी उन्होंने एक गुप्त दरवाजे से प्रवेश किया, जो एक गिरे हुए बुकशेल्फ के पीछे छिपा था। नीचे सुरंगें एक भूल भुलैया जैसी थी, जिनसे गीली मिट्टी और लोहे की तेज गंध आ रही थी। दीवारों पर वही निशान खुदे थे जो अदिति की चिट्ठी पर लगे मोम की मुहर पर थे। तुम्हारे दादाजी का काम। मीरा बुदबुदाई। उन्हें लगा था कि ये इसे रोक सकते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जो यहां छिपा है उसे चुनौती देना पसंद है। सुरंग एक विशाल कक्ष में खुल गई। अदिति ने चारों ओर टॉर्च घुमाई और उसे एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। छत से जंग खाई जंजीरें लटक रही थी, कुछ अब भी हड्डियों को जकड़े हुए थी। बीच में एक पत्थर की वेदी थी जो काली पड़ी हुई थी और उसकी सतह पर वही सांप और अर्धचंद्र का निशान बना था। मगर सबसे डरावनी थी दीवारें, जो किसी जीवित चीज की तरह हलचल कर रही थी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो।
मीरा ने जल्दी से एक धातु की अलमारी खोली जो जमीन से जकड़ी हुई थी। अंदर धूल से भरी फाइलें, अंधे तरल से भरी शीशियां और एक चमड़े की जिल्द वाली डायरी थी, अदिति के दादाजी की डायरी। अदिति ने उसे उठाया और आखिरी पन्ना खोला। अक्टूबर 31, 2013। जो इस जगह को बनाने वाले थे वे देवताओं की पूजा नहीं करते थे। वे किसी ऐसी चीज से संपर्क साधते थे जो इस दुनिया और दूसरी के बीच मौजूद है। ये बलिदान मांगता हैमगर मांस का नहीं बल्कि आत्मा का। ये पागलपन को निगल जाता है, इंसान को खाली खोल में बदल देता है। मैंने उस वस्तु को छुपा दिया है जिसका इस्तेमाल वे इसे बुलाने के लिए करते थे। अगर वो मिल गई तो इसके आगे सिर्फ खून के धब्बे थे। कौन सी वस्तु? अदिति ने पूछा। तभी सुरंगों में गूंजता एक भयानक चीख उभरा। मीरा ने उसे एक तंग दरार की ओर धक्का दिया। सर्प नेत्र एक पत्थर जिस पर उनका शापित निशान खुदा हुआ है। तुम्हारे दादाजी ने इसे पुराने मंदिर में छुपाया था जो यहां से उत्तर में है। यही एकमात्र चीज है जो उस फटी हुई दरार को बंद कर सकती है। लेकिन अचानक हड्डियों के चटकने जैसी आवाज आई। दीवारें चटकने लगी। उनके अंदर से काले चिपचिपे तंतु उभर आए जिनमें जड़े अनगिनत नेत्र घूमते हुए उन्हें घूर रहे थे। भागो! मीरा ने चिल्लाते हुए बंदूक उठा ली। मैं इन्हें रोकती हूं। अदिति दौड़ी, डायरी को कसकर पकड़ते हुए। पीछे से गोलियों की आवाज, मांस फटने की गूंज और मीरा की अंतिम चीख आई। तंतु उसकी ओर झपटे और एक ने उसकी टखन पकड़ ली। अदिति गिर पड़ी, मगर तभी उसका हाथ किसी ठोस चीज से टकराया। एक पत्थर। उसकी सतह पर वही सांप और अर्धचंद्र का निशान उकेरा हुआ था। सर्पनेत्र। जैसे ही उसने उसे छुआ, सभी फुसफुसाहटें एक ही शब्द में बदल गई। खुद को सौंप दो। दीवारें फट पड़ी। पत्थर, लकड़ी और मांस आपस में घुल मिल गए, जैसे पागल खाना अपने ही भार के नीचे ढह रहा हो। सर्प नेत्र से निकली ऊर्जा से तंतु पीछे हट गए, जैसे आग की लपटों से बचने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन इस पत्थर की शक्ति सुरक्षा नहीं थी, ये एक संकेत था। अदिति के पैरों के नीचे की जमीन तरल में बदल गई और वो अंधेरे की एक खाई में गिर पड़ी। वहां की हवा में गंध थी गंधक और सड़े हुए दूध जैसी। जब वो गिरी तो चारों ओर अजीब सन्नाटा था। वो एक दर्पण जैसे संसार में खड़ी थी भी पागलखाना, लेकिन विकृत। दीवारें जीवित लग रही थी, चमकदार सड़ांध से भरी हुई। हर आवाज यहां एक शोर में बदल गई थी। उसकी मां की आवाज, उसके दादाजी की फुसफुसाहट, अजनबियों की चीखें, सब एक साथ। इसे नीचे रख दो अदिति, तुम पहले से ही हमारे हो, ये तुम्हारे खून में है। अंधेरे से एक आकृति निकली। आलोक वर्मा। उनका सफेद कोट बेदाग था। चेहरा वैसा ही था जैसा पुरानी तस्वीर में था, मगर आंखें खाली और मुस्कान सामान्य रूप से चौड़ी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, बच्ची, उसने कहा। उसकी आवाज में सो आवाजें गूंज रही थी। लेकिन अब जब तुमने सर्प नेत्र ला दिया है, तो हम इसे पूरा कर सकते हैं। अदिति कांपते हुए पीछे हटी। तुम मेरे दादाजी नहीं हो। वो चीज जो उसके दादाजी जैसा दिख रही थी हंस पड़ी। नहीं, लेकिन वो यहाँ, सभी यहाँ। उसने दीवारों की ओर इशारा किया। वहां चेहरे दबे हुए थे। मीरा, वो पेट्रोल पंप वाला आदमी, पागल खाने के मरीजों के चेहरे मोम की तरह पिघल रहे थे। ये जगह एक गला है। वो चीज बुदबुदाई। और सर्प नेत्र इसकी भूख को खुला रखने की चाबी। तुम्हारे दादाजी ने मुझे भूखा मारने की कोशिश की थी, लेकिन अब तुम मुझे खिलाओगी। अदिति के हाथ में पकड़ी डायरी अचानक खुल गई। एक पृष्ठ जो उसने पहले नहीं देखा था। उस पर हड़बड़ी में लिखे कुछ नोट्स थे। सर्प नेत्र एक चाबी नहीं है, बल्कि एक ताला है। इसे बंद करने के लिए इसे वीरान में नष्ट करना होगा, जहां ये दुनिया और दूसरी दुनिया मिलती है। लेकिन इसकी कीमत। अदिति सब समझ गई।
डॉक्टर आलोक का रूप लिए वो चीज झपट पड़ी। उसकी त्वचा तंतुओं और दांतों में बदल रही थी। अदिति झुकी और भागने लगी। दालान तड़प रहे थे, काले स्राव से टपक रहे थे। आगे पुराना मंदिर, वही पुरानी वेदी, लेकिन यहां वो एक धड़कते हुए दिल जैसी लग रही थी। सर्प नेत्र उसके हाथ में जलने लगा। सांप का उकेरा गया चिन्ह हिलने लगा, जैसे वो जिंदा हो। उस चीज की आवाज गरजी, तुम जीत नहीं सकती। तुम्हारा रथ तुम्हें मुझसे बांधता है। तुम्हारे दादाजी की अवज्ञा केवल विलंब थी। अदिति वेदी पर चढ़ गई, पत्थर को ऊपर उठाते हुए। तो मैं वही करूंगी जो उन्होंने शुरू किया था। उसने सर्प नेत्र को पत्थर पर दे मारा। एक विस्फोट हुआ, धरती फट गई, आत्मिक अग्नि से लपटें उठीं। वो चीज चीखी, उसका आकार बिखरने लगा। दीवारों में कैद चेहरे कराह उठे एक पल के लिए मुक्त हुए, फिर राख बन गए। आखिरी चीज जो अदिति ने देखी, उसके दादाजी का असली चेहरा, थका हुआ, गर्व से भरा, उसे देखते हुए सिर हिला रहा था। फिर अंधकार सब कुछ निगल गया। 3 दिन बाद बचाव दल को अदिति मिली, अधमरी, ठंड से कांपती हुई, किसी अज्ञात भाषा में बड़बड़ाते हुए। उसके हाथ में एक पुराना लॉकेट था, उसके दादाजी की तस्वीर के साथ। पागलखाना अब नहीं था, बस वहां एक गहरा धुआं उठता गड्ढा बचा था। गांव वालों ने कहा गैस लीक से विस्फोट हुआ होगा, लेकिन वहां कोई पाइपलाइन नहीं थी। अदिति ने कभी उन फुसफुसाहटों, उन तंतुओं या उस चीज के बारे में नहीं बताया, लेकिन कभी कभी रात में वो दीवार से कान लगाकर सुनती थी और एक हल्की जानी पहचानी धुन सुनाई देती थी। और सपनों में वो गड्ढे के किनारे खड़ी होती थी। सर्प नेत्र फिर से उसके हाथ में होता और सैकड़ों खोखली आवाजें गिड़गिड़ाती, हमें बाहर निकालो,